नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। बीजेपी सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर धार्मिक और खेल के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें मैराथन दौड़, मंदिरों में भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा और दीपक प्रज्वलित आदि कार्यक्रम व्यापक रूप से मनाए जाएंगे। वहीं इसके अतिरिक्त महिला मोर्चा में 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर मंडल स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार वितरण एवं स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। बात करना है यार। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर धार्मिक और खेल के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें मैराथन दौड़, मंदिरों में भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा और दीपक प्रज्वलित कर आदि कार्यक्रम व्यापक रूप से मनाए जाएंगे। वहीं इसके अतिरिक्त महिला मोर्चा में 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर मंडल स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार वितरण एवं स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। पार्टी के द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्म दिवस 16 सितंबर के शुभ अवसर पर इस दिन को प्रदेश के अंदर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के द्वारा सभी जनपद मुख्यालयों में मैराथन दौड़ का आयोजन रखा गया है। और साथ ही महिला मोर्चे के द्वारा पूरे प्रदेश भर में मंदिरों में भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन किया जाएगा। आवाज से आवाज डाउन रहती है, ऐसे बात करना है यार। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार से वार्ता कर फीडबैक लिया। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक और सीएमओ देहरादून के साथ बैठक कर डेंगू को लेकर तेजी से जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि विधानसभा कार्यालय में बैठक लेते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। तो डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री ने बैठक ली है। डेंगू की रोकथाम के निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से डेंगू की जो बढ़ती समस्या है उस पर रोकथाम कैसे लगाई जाए, क्योंकि लगातार कई जिलों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि लगातार डेंगू बढ़ रहा है और जो डेंगू का लार्वा है उसको कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर डेंगू बढ़ रहा है और सरकार उसके लिए बहुत गंभीर है, लगातार चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हों, और आज मेरे द्वारा भी एक उनसे टेलीफोन के माध्यम से सचिव हेल्थ से मेरी बात हुई है और महानिदेशक हेल्थ और अन्य अधिकारियों को मैंने बुला के पूरे प्रदेश की और जिले की विशेष रूप से जानकारी ली है कि इसमें हम लोग किस प्रकार से और नियंत्रित हम कर सकते हैं। तो लगातार जैसे मैंने कहा कि सरकार गंभीर है। हल्द्वानी में शॉर्ट सर्किट के कारण कार एक्सेसरीज की दुकानों में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस एवं दमकल कर्मियों की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई है। और इस दौरान मौके पर पहुंचे एसपी सिटी हरबंस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रेम टॉकीज के पास कार एक्सेसरीज की दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ये यहाँ सीट कवर की और फ्रेम कागज के पीछे सीट कवर और कवर की दुकान थी।
इसमें बहुत आग लगी थी, भयंकर आग लगी थी। हमारे फायर टेंडर की 2 गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं और हमारे फायर दमकल के कर्मी लगातार आग पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है और मेरे द्वारा और फायर टेंडर मंगवाए गए हैं, वो पहुँचने वाले हैं। अभी तक 2 फायर टेंडर यहाँ पर काम कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में बदमाशों के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। बीती देर शाम देहरादून स्थित जीएमएस रोड पर जमकर बवाल देखने को मिला। देर रात बदमाशों ने इतनी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई कि इलाका दहल उठा। बताया जा रहा है कि देर शाम करनी सेना के जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार चश्मे की दुकान पर गए थे, तभी बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया और इस वारदात में करनी सेना के जिलाध्यक्ष बाल बाल बच गए। फिलहाल पुलिस तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और बदमाशों की धरपकड़ करने का प्रयास कर रही है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने 5 राउंड फायर किए थे, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचते ही बदमाश घटनास्थल से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। देखिए, अभी जो वादी हैं उनके द्वारा जो कंप्लेंट दी गई है, उस कंप्लेंट के आधार पर उनके द्वारा बताया गया है कि उन पे हमला किया गया है। उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जो मौके की सीसीटीवी फुटेज है उनको अभी देखा जा रहा है। उत्तराखंड में देहरादून समेत 6 जिलों में तेज बारिश होने की आशंका है, जहां मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इन सभी जिलों में बिजली चमकने और तेज गर्जन के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तो तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में पहले भी येलो अलर्ट जारी किया गया था और अब फिर से एक बार कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और जिसको लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा ने आगामी 24 सितंबर को विशाल ब्राह्मण महाकुंभ आयोजित की है, जहां कार्यक्रम संयोजक पंडित विशाल शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त भारतवर्ष से कई ब्राह्मण और ब्राह्मण संगठन अपनी भागीदारी करने जा रहे हैं। बता दें कि ब्राह्मण महाकुंभ में सरकार के समक्ष 11 मांगों को रखा जाएगा, जिसमें सरकार से ब्राह्मण की हो रही अनदेखी से लगातार ब्राह्मणों में रोष है। वहीं ब्राह्मण एकता का परिचय देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। तो सरकार के समक्ष 11 मांगों को रखा जाएगा। हल्द्वानी की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पर ब्राह्मणों में रोष नजर आ रहा है और इसी को लेकर सरकार के समक्ष 11 मांगों को रखा जाएगा। तो सरकार के समक्ष 11 मांगों को रखा जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों की बात की जाए उत्तराखंड में तो ब्राह्मणों में काफी रोष यहां पर नजर आ रहा है, जिसको लेकर वो रोष व्यक्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये हल्द्वानी की तस्वीरें हैं जहां पर लोग एकत्रित हुए हैं और ये ब्राह्मण महाकुंभ है और इसको लेकर ब्राह्मणों में काफी रोष भी देखा जा रहा है, क्योंकि अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा ने आगामी 24 सितंबर को विशाल ब्राह्मण महाकुंभ हरिद्वार की तैयारी को देखते हुए बैठक आयोजित की, जहां कार्यक्रम संयोजक पंडित विशाल शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त भारतवर्ष से कई ब्राह्मण और ब्राह्मण संगठन अपनी भागीदारी करने जा रहे हैं। बता दें कि ब्राह्मण महाकुंभ में सरकार के समक्ष 11 मांगों को रखा जाएगा, जिसमें सरकार से ब्राह्मण की हो रही अनदेखी से लगातार ब्राह्मणों में रोष है। वहीं ब्राह्मण एकता का परिचय देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है।
हल्द्वानी रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में हमने बैठक और प्रेस वार्ता आयोजित की है। 24 सितंबर को जो हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ होने जा रहा है, स्वाभिमान की लड़ाई है हर ब्राह्मण के लिए, ये प्रथम बार उत्तराखंड में आयोजन होने जा रहा है। इसमें पूरे भारतवर्ष से कई राज्यों से जो है ब्राह्मण शिरकत करेंगे और सरकार के सामने 11 सूत्री मांग रखेंगे, जो ब्राह्मण की हमेशा आलोचना करते आ रहे हैं हर समाज, हर सरकार, और अनदेखी कर रही है हमारी ब्राह्मणों के लिए। तो हम समस्त भारत की एकता का परिचय देकर के सरकार के बीच में 11 सूत्री मांग रखने जा रहे हैं। आपका नाम? मैं पंडित विशाल शर्मा, कार्यक्रम संयोजक इस ब्राह्मण महाकुंभ का। ब्राह्मण महाकुंभ जो हरिद्वार में होने जा रहा है 24 सितंबर को, इसमें पूरे उत्तराखंड और भारत के भी जितने भी ब्राह्मण हैं एक मंच में आकर के अपने एकता का परिचय दे रहे हैं। और हमारा किसी कोई भी तर्क वितर्क नहीं है, हमारा सीधा सरकार को संदेश है कि हमारे ब्राह्मण समाज में आज जो ब्राह्मण अपने अधिकारों से वंचित है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। बहुत अच्छा, शायद इससे बड़ा कोई मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इतना को सिखाया कि भारत जिसकी संख्या जिसको कोई नहीं पूछता, आप बहुत सारे धर्म हैं उनका उदाहरण ले लीजिए, लेकिन हम इतनी तैयारी कर चुके इस महाकुंभ की, और क्योंकि आप मेरे को मजबूत करोगे, मेरे कंधों को, मेरे विजन को, क्योंकि ये बहुत बड़ा विजन है, ये दोबारा नहीं कर सकता। तो आपको बता दें कि दिल्ली में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छा, प्रोस्पेरिटी इसका आज का जो हमारा लोगो है ये है, पीस से प्रोस्पेरिटी। वास्तव में यह पीस और साथ में प्रोस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका कोई शब्दों में जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है वह है। और पहला दिन जिस प्रकार से आज शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। और मैं आपको बताऊं कि जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया। लगातार हमको प्रोत्साहित किया है। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने पहले दिन से हमारी शुरुआत की, हमको आगे प्रोत्साहित करने का काम किया और भरोसा दिया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं देश के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य लिया गया है, उसमें यह एक गिलहरी की तरह एक योगदान होगा। हमारा राज्य, चूंकि हम हमेशा देश के साथ चलने वाले राज्यों में हमारा वो रहा है, चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो या देश को जवानी देनी हो या देश को पानी देना हो, दोनों में उत्तराखंड राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश के किसी भी कोने पर, देश की सीमाओं पर उत्तराखंड का जवान देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। सेना में हो या पैरामिलिट्री में हो, कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में देश के वो अपनी सेवाएं दे रहा है। उसी प्रकार से जिसके बारे में डॉक्टर संधू साहब ने पहले बोला कि हमारे पास गंगा, यमुना, सरयू, शारदा, महाकाली, ऐसी अनेकों जो नदियां हैं, 12 मास जो लगातार प्रभाववान रहती हैं, वो कहीं न कहीं संपूर्ण भारतवर्ष को, और मैं कहूंगा कि संपूर्ण पर्यावरण को
हर प्रकार से पानी देने का भी काम करती हैं। तो इसमें बड़ा योगदान उत्तराखंड का है और इसलिए हमने ये तय किया है कि इस आर्थिक विकास में भी अपनी सहभागिता निभानी है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड राज्य जो उसकी प्राकृतिक विरासत है उसको अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्र में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे तेजी से जो राज्य विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उन राज्यों में उत्तराखंड का भी स्थान हो, उत्तराखंड भी उन राज्यों में आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड में देखिए काम करना अपने आप में मैं कहूँगा कि वहाँ जन्म लेना तो प्रभु की इच्छा है कि जन्म लिया, और जन्म अगर नहीं भी लिया किसी ने, अगर वो वहाँ कर्म करेगा किसी भी रूप में, तो उसके ऊपर भी ये मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, इसीलिए उसको जो है वहाँ पर कर्म करने का अवसर मिलेगा। और ये बिल्कुल आप लोग जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं, हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं वो राष्ट्र के लिए है, राज्य के लिए है, जन जन के लिए है, और उसमें आपकी सहभागिता देवभूमि के लिए है। तो ये तय मानिए कि आपके ऊपर देवों की कृपा है, इसीलिए आप भी यहां पर हैं। हर प्रकार से देवों की कृपा आपके ऊपर है और आपको भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ योगदान देने का अवसर मिल रहा है। और उत्तराखंड देवभूमि है, हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। यहाँ गंगा, यमुना, अनेकों जो नदियां हमारे यहाँ से निकलती हैं, चारों धाम हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आदि कैलाश से लेकर पूरा मानस खंड है, और उस मानस खंड को भी निकट भविष्य में हम बहुत तेजी से एक सर्किट बनाकर मानस खंड मंदिर माला मिशन, वो हमने अपना लक्ष्य लिया है। उसके अंतर्गत जैसे आज चार धाम हैं, उसी प्रकार से चार धाम की तरह कुमाऊं क्षेत्र के जो हमारे पुराने धार्मिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, उन सभी को एक सर्किट के तहत उन सब का निर्माण, पुनर्निर्माण, उनका विस्तार करने का भी हमने संकल्प लिया है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां यह राज्य पर्वतों से आच्छादित है, पर्वतमालाएं हैं, और हमारा 71%, संधू साहब ने बहुत विस्तार से उसको नहीं बताया क्योंकि वो टाइम देख रहे थे, वहां पर मैं देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि नॉन पॉल्यूटेड रीजन ऑफ एनसीआर उत्तराखंड को। तो आप ये सोच सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड जैसा दूसरा राज्य, मैं नहीं कह रहा हूं कि वैसे तो पूरा भारत देवभूमि है, शास्त्रों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में सभी में कहा गया पूरी जो भारत भूमि है वही देवभूमि है। लेकिन उत्तराखंड विशेष रूप से जिस प्रकार का है, नदियों से आच्छादित, वनों से 71% हमारा जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है, 71%। तो आप सोच सकते हैं कि वहां व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां किसी काम को करेगा या हेल्थ वेलनेस के लिए भी आएगा, तो अपने आप में उसको वैसे ही नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त हो जाएंगी। वो एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है। वो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। और पहले के समय में जो हम आज सनातन की बात करते हैं, तो उस समय में इतने सारे यज्ञ, इतने सारे मंत्र उस भूमि पर हुए हैं, और मंत्र और शब्द ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये हमेशा विचरण करते रहते हैं और उसकी शक्ति हमेशा बनी रहती है। नेगी जी आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आज मुझे। तो ये शब्दों की जो ताकत है वह भी हमारे यहां के जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में है। तो मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग इसमें अपना योगदान दें। और ये इन्वेस्टर समिट करने से पहले हमने कुछ लक्ष्य लिए थे। एक तो लक्ष्य था कि हमारा कि हम उत्तराखंड की जो जीडीपी है
उसको अगले 5 सालों में दुगना करेंगे। उस दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी का एक पार्ट है। ये हमारे लिए, राज्य के लिए भी एक अवसर भी है कि इस अवसर को हम लोग ठीक प्रकार से ठीक कर पाएं, ठीक अवसर का पूरी तरह से लाभ ले पाएं, उपयोग कर पाएं। और इस आयोजन से पहले जैसा हमारे मुख्य सचिव संधू साहब ने कहा कि आप उत्तराखंड में उद्योग क्यों लगाएं, उत्तराखंड में आप इन्वेस्ट क्यों करें, आपको वहां पर लैंड अच्छी मिलेगी, लैंड आसानी से मिल जाएगी। दूसरा, इसके साथ साथ जो कारखाना प्रबंधक और मजदूरों के बीच में, कार्मिकों के बीच में जिस प्रकार की संघर्ष की स्थिति आज अनेकों स्थानों पर पैदा होती है, वो स्थिति उत्तराखंड के अंदर शून्य मात्र की है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा काशीपुर पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की तैयारी और निकाय चुनाव समय पर न कराए जाने को लेकर सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बीजेपी पर बागेश्वर चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बागेश्वर चुनाव के दिन 5 तारीख को सरकार ने विधानसभा के सत्र में शोक प्रकट करके उसका लाइव प्रसारण किया, लेकिन बागेश्वर की जनता ने दिखा दिया कि अब जनता जाग चुकी है। करण माहरा का कहना है कि तमाम कवायद के बावजूद बीजेपी वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस लगातार उठा रही है। क्योंकि बीजेपी ने 2-3 जो ऐसे काम किए हैं, एक तो कैंट्स के जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं उसके सिविल एरिया को लगे हुए या एडजॉर्निंग जो नगर पालिकाएं हैं या नगर पंचायतें उनमें एडजॉर्न उसमें मिक्स करने का इन लोगों का एक लेटर इशू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसमें एडीएम और डीएम्स जो है इसमें काम करेंगे, कितनी सिविल एरिया है, क्या पॉपुलेशन है और कितने एरिया को हम कैंट से अलग करके नोटिफाइड एरियाज में मिला सकते हैं। तो वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, लीगल एस्पेक्ट्स हैं। एम्स रोड पर सड़क किनारे कब्जा कर अस्थायी बनी झोपड़ी को नगर निगम प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। बागड़ियों को दोबारा से अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी है, चेतावनी दी है कि यदि सरकारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर आयुक्त राहुल गोयल ने बताया कि किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एम्स रोड पर बागड़ियों ने काफी लंबे समय से सरकारी भूमि पर कब्जा कर अपनी झोपड़ियों को बना लिया है। वहां पर व्यापार भी बागड़िया कर रहे थे। मामला संज्ञान में आने के बाद सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है। दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी गई है। यदि बागड़िया दोबारा से अतिक्रमण करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बदरपुर के ब्लॉक कार्यालय में आकांक्षी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय विकास की रणनीति बनाने के कारण 1 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। वहीं चिंतन शिविर की अध्यक्षता विकास खंड अधिकारी शेखर जोशी ने की। बता दें कि चिंतन शिविर में संबंधित विभागों ने विभिन्न मानकों के 39 संकेतकों में विश्लेषण करते हुए उनकी चुनौतियां और उसका निदान की रणनीति पर मंथन किया। और इसी दौरान शेखर जोशी ने कहा कि गदरपुर ब्लॉक खंड में किस तरीके से विकास किया जाएगा, इसका विचार मंथन कई अधिकारियों के संग बैठकर किया गया, जिस पर मंथन करने के बाद एक अच्छा परिणाम निकल कर आया। जो विकास के कुछ मानकों में पिछड़ रहे हैं उनको विकास की श्रेणी में आगे बढ़ाने के लिए स्टेट लेवल पर उनको स्टेट के लेवल तक आगे बढ़ाने के लिए जो मानक हैं, कुछ मानक तय करने के उपरांत एक जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, उसी के तहत एक चिंतन शिविर का आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है। जिस चिंतन शिविर में विकासखंड स्तर के समस्त विभागों से संबंधित
हमारे अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।